कहानी शुरू होती है रीटा रस्तोगी के घर से। रीटा एक बहुत ही होनहार लड़की थी जिसे लाइफ में कुछ बनना था, कुछ बहुत बड़ा करना था। पर एक लड़की के जीवन में शादी और करियर के बीच एक रास्ता चुनने का दौर कभी ना कभी आ ही जाता है। ऐसा ही दौर आज रीटा के जीवन में भी आ गया था। रीटा का सीनियर विक्रम उसके घर रिश्ता लेकर आया था। रसोई में छिपकर बाहर होती बातों को सुनने की रिया कोशिश कर रही थी कि तभी उसके पीछे विक्रम आकर खड़ा हो जाता है। क्यों फिक्र कर रही हो रीटा? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम्हें घर पर बिठा दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या और लड़कियां नहीं थी मेरे बैच की जो मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजने की सोची? सोचो ज़रा। वही तो मैं सोच रही हूँ विक्रम, हम तो एक दो बार ही मिले हैं, फिर भी तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए, वो भी इतनी अच्छी प्रोफाइल के साथ जिसे देखकर किसी के घर के लड़की वाले मना ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं तो मुझे तुम्हारी करियर की चिंता होने लगी। पता नहीं शादी के बाद वो लोग तुम्हें आगे करियर परस्यू करने देंगे या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल इसी तरह रहो, एंथुजियास्टिक। शादी के बाद भी एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई पर ध्यान दे, अपनी करियर के बारे में सोचे। मैं तुम्हें कुछ बनता हुआ देखना चाहता हूँ रीटा, खुद से भी आगे बढ़ता हुआ। चलो बाहर हॉल में चले। रीटा और विक्रम सभी के साथ बैठने के लिए हॉल में आते हैं, जहाँ विक्रम की माँ रीटा को देखते ही कहती है, कितनी प्यारी है रीटा, मुझे विश्वास था विक्रम तेरी पसंद पर। चेहरा तो देख किस तरह चमक रहा है बच्चे का। और बताओ बेटा, कितना पढ़ी हो तुम और आगे क्या करना चाहती हो? वैसे तो मुझे विक्रम ने बता दिया है सब कुछ, फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। आंटी जी, मैं MBA कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, सेकेंड ईयर होते ही मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। मैं एक MNC में काम करना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है आंटी। मानना पड़ेगा सुशील जी, बहुत ही अच्छी परवरिश दी है आपने अपनी बेटी को। मैं भी ऐसी ही एक बेटी को जन्म देना चाहती थी। अब भाग्य में बेटी ना सही, मेरा विक्रम बेटी जैसी बहू ले आया। ये भी तो बेटी बनकर ही रहेगी। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है जी। तुम भी अपने मन की कह दो बेटा। जी, मुझे भी मंजूर है। रीटा को जैसा ससुराल चाहिए था उसे मिल चुका था, अब किस बात की देरी। अच्छा मुहूर्त देखकर रीटा और विक्रम की शादी कर दी जाती है। गृह प्रवेश के बाद पहला दिन तो बड़े सुकून से गुजरता है। बाकी सब जब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे तब विक्रम की अचानक आंख खुलती है। इतनी सुबह सुबह रीटा कहाँ चली गई? अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ विक्रम कमरे से बाहर निकलता है। कहाँ तुम रीटा? आँख खुली नहीं इसकी के रसोई में चली गई। अब तू ही समझा इसे, हाथ की मेहंदी अभी उतरी नहीं है और रसोई में बर्तन घिसने लग गई। अरे लोग क्या कहेंगे? ये लड़की भी ना, घर में कितने सारे नौकर हैं, वो कब काम आएंगे? विक्रम किचन में रीटा के पास जाकर उसे कहता है, ये सब क्या है रीटा? तुम किचन में क्यों आ गई? कल रात को तो तुम बहुत थकी हुई थी। चलो कुछ देर आराम कर लो, मैं रामू काका से कहकर तुम्हारे लिए चाय बनवा देता हूँ। रामू काका! रुको रुको रुको, घर में नई बहू के रहते हुए नौकरों से काम करवाना अच्छा लगता है क्या? लोग क्या कहेंगे? अरे ये तुम क्या कह रही हो रीटा? अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो इन चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम थी और आज तुम खुद ही किसी गृहिणी की तरह बात कर रही हो। अच्छा, अब जो भी है, इतने सवाल जवाब मत करो मुझसे, मुझे काम करने दो। तुम जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठो, मैं सभी के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। किसी संस्कारी बहू की तरह रीटा सभी के लिए नाश्ता बना कर लाती है और जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं वो वहीं खड़ी होकर सभी के चेहरे निहारती रहती है। अरे बहू तुम भी बैठो। बहू को सभी के साथ खाना खाना शोभा नहीं देता पापा जी। आप सब खा लीजिए, फिर मैं खा लूँगी। वैसे भी अभी बहुत काम पड़ा है, दोपहर के लिए दाल चावल भी भिगोने हैं, कपड़े भी पड़े हैं। अपनी बहू का ऐसा बदला हुआ अंदाज कई को समझ में नहीं आ रहा था और ना ही विक्रम को। 2 दिन बाद विक्रम ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। बैक टू वर्क। मैं निकलता हूँ रीटा, तुम भी अब देरी मत करो, कल ही अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो। 3rd सेमेस्टर से और ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर अच्छे मार्क्स लाई तुम तो अभी तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ ना। शादी के बाद रीटा का ऐसा बदला अंदाज देखकर विक्रम अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करता है। होता है यार, लड़कियों के साथ यही होता है। शादी के बाद जैसे ही ससुराल की जिम्मेदारी उन पर आती है, सारा एम्बिशन धरा का धरा रह जाता है।
पति, सास, ससुर, बच्चा, इसी को अपना जीवन समझ लेती हैं लड़कियां। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इस रीटा से प्यार नहीं किया था। मुझे तो मेरी एंथुसियास्टिक रीटा चाहिए। मैं उसे मोटिवेट करूंगा। यहाँ जैसे विक्रम अपने ऑफिस में रीटा के लिए परेशान था, वहीं कई भी रीटा के लिए परेशान थी। वो अपनी बहू के पास जाकर कहती है, यही सब करना है क्या तुझे ज़िंदगी में? कुछ बनना नहीं चाहती? तेरी ट्रॉली से निकाल कर मैंने तेरी किताबें कमरे में बिस्तर पर रख दी है। जा कमरे में और पढ़ाई शुरू कर। जो औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होती उनकी कोई इज्जत नहीं होती। खुद के आत्मसम्मान को भूल मत बहू। और घर के काम का क्या है, वो तो नौकर कर लेंगे। रघु के सामने कई अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बिठाकर कमरा बाहर से लॉक कर देती है। अब 2 घंटे बाद ही ये कमरा खुलेगा। अगर ये लड़की पढ़ेगी नहीं तो फेल हो जाएगी। रात को जब विक्रम घर आता है, सभी नौकरों को सामने खड़ा करके रीटा कहती है, ये रहा आपका अब तक का हिसाब। कल से आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम रीटा? इन्हें निकाल दोगी तो काम कौन करेगा? इस उम्र में मम्मी से काम होगा नहीं और तुम्हें पढ़ना है। घर के कामों को संभालने की जिम्मेदारी औरत पर होती है। इन चीज़ों में तुम मत पढ़ो, मैं देख लूँगी। जिसे पढ़ाई करनी होती है वो घर संभालते हुए भी पढ़ाई कर सकता है। तुम बीच में मत बोलो। रीटा के आगे विक्रम कुछ नहीं बोल पाता और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और आता है रीटा के एग्ज़ाम का दिन। आज मैंने ऑफिस से पहले ही छुट्टी ले ली थी। तुम्हें एग्ज़ाम दिलाने जो लेकर जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था और 9 बजे तक रीटा घर का ही काम करती रहती है। गुस्से में जैसे ही विक्रम किचन में उसे लेने जाता है, मम्मी जी मेरे एग्ज़ाम से बस 1 घंटा बाकी है। ट्रैफिक मिल गया तो एग्ज़ाम में पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा हो जाएगा। ये सब मैं आकर कर दूंगी मम्मी जी। अब तक आपने जो कहा मैंने वही किया। प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम में जाने दीजिए मम्मी जी। मैंने तुझे कितनी बार बोला है बहू कि पढ़ाई का भूत अपने सर से उतार दे। मेरे घर में यह सब नहीं चलने वाला। अपनी माँ का ये रूप देखकर विक्रम खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पर एग्ज़ाम में देरी ना हो जाए इसलिए वो बिना कुछ कहे रीटा का हाथ पकड़े उसे एग्ज़ाम देने ले जाता है। पर लेट हो जाने के कारण रीटा को एग्ज़ाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिलती और उसे रोते हुए अपने ससुराल वापस आना पड़ता है। ये सब क्या है मम्मी? ये कौन सा रूप है तुम्हारा? आज इत्तेफाक से जब मैं किचन के बाहर पहुंचा तो तुम्हारी बात मैंने सुनी। तुम रीटा को एग्ज़ाम के दिन भी काम करने के लिए कह रही थी। मुझे तो लग रहा था कि ये सब रीटा खुद अपनी मर्जी से कर रही है, पर इसके पीछे तो तुम थी। तो क्या करती मैं? तू भी तो मेरे सर पर नाच रहा था। एम्बिशियस लड़की लानी है जो जॉब करे। अरे भाई जॉब करे, क्यों जॉब करे? बहू आकर घर के काम नहीं करेगी तो किस बात की बहू हुई वो? देख, मैंने घर के 3 नौकरों को छुट्टी भी दे दी है। सारा काम रीटा करती है तो तेरे पैसों की बचत करवा रही हूँ मैं। और तू मुझ पर चिल्ला रहा है? अरे क्यों पढ़ना है इसे? क्यों लगाने हैं पैसे इसकी पढ़ाई पर? तो इतने दिनों से बस तुम नाटक कर रही थी मम्मी। मैंने सोचा था रीटा कमाएगी तो वो भी हमारे घर में फाइनेंशियली हेल्प कर सकेगी और वो मेरे पैसों से नहीं पढ़ती। रीटा को जब मैंने पैसे देने की बात की तो उसने मुझसे अपने MBA की फ़ीस भी नहीं ली, खुद लोन ले लिया। वो लोन से पढ़ रही है जिसे जॉब करके अपने पैसों से खुद चुकाएगी। अगर वो वर्किंग रहती तो घर के खर्चे बढ़ते, तब होती ना मेरी मदद। किसी के घर की बेटी के साथ बहुत गलत किया मम्मी तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहकर विक्रम गुस्से से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर बैठ जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा होशियारी करोगी। अपने बेटे के घर में आग लगाकर क्या मिला तुम्हें? जैसा काम वैसी हरकत कर दी तुमने कई। अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता देख कई सहम जाती है और रीटा के पास जाकर कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू। किसी ने सही कहा है, जब एक बहू सास बनती है तो न जाने उसका कौन सा रूप बाहर आ जाता है। जैसे तू नई बहू बनी है, मैं भी तो नई सास बनी हूँ। मुझसे भी हो गई गलती। अब सब भूलकर नई शुरुआत करते हैं। और उस दिन के बाद कई कभी भी अपनी बहू के भविष्य के आगे नहीं आती और दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लग जाते हैं। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसका कभी पढ़ना शौक नहीं था। उसके शौक तो थे सिर्फ घूमना फिरना, दूसरे लड़कियों के कपड़े देखना और ऐश की जिंदगी जीने का था। देख बेटा, वैसे भी हम लोगों के पास जो पैसे हैं ना, उससे तू पढ़ ले या फिर तेरी शादी करा देते हैं। माँ सोचना क्या है, शादी करा दे, बात खत्म, मैं भी सेटल हो जाऊं। वैसे क्या है ना माँ, शादी किसी अमीर लड़के से करवाना।
कोई अमीर लड़का तेरे जैसी 12वीं पास के साथ क्या शादी करेगा? उसका सपना तो किसी कमाऊ और टैलेंटेड लड़की के साथ शादी करना होगा ना। अब देखिए ना मार्केट में क्या चल रहा है, कैसी कैसी लड़कियां पसंद की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल प्यारा सा सुंदर सा लड़का, अच्छी नौकरी, बड़ा घर और संपन्नता का सारा सामान, लेकिन बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई घर देखने वाली अच्छी सी लड़की मिल जाती तो। माँ घर देखने के लिए तो नौकर भी रख लेंगे, लेकिन पढ़ी लिखी कमाऊ समझदार लड़की घर जोड़कर चलेगी, ना कि तोड़कर। अरे बस कर बेटा, मैं किसी को ऐसे ही अपने रसोई में घुसने ना दूंगी। माँ कैसी बात कर रही है, अब तो पूरा जमाना। दोनों माँ बेटे बहस कर ही रहे थे कि पड़ोसन आ जाती है नीलम का रिश्ता राहुल के लिए लेकर। विमला बहन बीमार रहती हो, लड़के का ब्याह क्यों नहीं कर देती? अरे तू कोई रिश्ता बताए तब तो ब्याहूं। बेटे को पढ़ी लिखी चाहिए, मुझे घर चलाने वाली। अब तुम ही बताओ, पढ़ी लिखी कहाँ तक घर देखेगी? अरे बिल्कुल ना देखेगी घर तो वो। अरे पढ़ी लिखी की तो किताब ही खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहती है। ना मिले कुछ तो मनोहर कहानियां, मनोरमा ही पढ़ लेगी, लेकिन मजाल है कि रसोई में गरम रोटी बना दे। देख देख क्या कह रही है आंटी। अरे सारा जीवन तो तेरे पीछे निकाल दिया, अब जब मेरी सेवा की बारी आई तो तू अपने शौक पूरे कर रहा है। राहुल भी माँ की इमोशनल बातों में आ जाता है। ठीक है माँ, जैसा सही लगे वैसा ही कर दो, मैं तैयार हूँ। बस फिर क्या, हो जाती है नीलम की शादी राहुल से। शादी के बाद नीलम माना तुम कम पढ़ी हो, लेकिन बाकी शौक क्या क्या है तुम्हारे? नीलम पास में पड़ी फैशन मैगजीन दिखाकर राहुल से कहती है, शौक तो बड़े हाई है ऐसे बनना है मुझे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट और स्मार्ट लड़की। अंग्रेजी निकले मुंह से फटाफट। क्या बात है, ये सब तो पढ़ाई से मिलता है, या फिर हीरोइन बन जाओ या फिर कोई अफसर। हीरोइन बनने का तो शौक नहीं है, लेकिन हाँ अफसर बनने की सोच सकती हूँ। वैसे क्या क्या करना पड़ता है अफसर बनने के लिए? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी पढ़ाई। नीलम को पति की बात समझ में आती है। वो घर के कामकाज के साथ थोड़ा भी समय मिलता तो कुछ पढ़ाई कर लेती। फिर एक दिन, राहुल मैंने बीएड पास कर लिया है, पास के एक अच्छे स्कूल में मेरा टीचर के लिए सिलेक्शन हो रहा है, क्या करूं? अरे सोचना क्या है, हाँ कर दो। देखो नीलम, बाहर निकलोगी तो पता चलेगा कि जमाना कितना आगे है। एक दूसरे को देखकर समझ में आएगा कि क्या फैशन में है, देश में क्या क्या हो रहा है। दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे होते हैं कि सास की आवाज आती है। फिलहाल तो रसोई में चावल जल रहे हैं, वो देख लो, फिर देखना देश में क्या क्या चल रहा है। सास, इसे कैसे भूल सकते हैं? अरे नीलम पढ़े, आगे बढ़े, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस शर्त के साथ वो इस घर की बहू बनी थी, सास की सेवा, वो एजेंडा कहीं खो ना जाए। दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन तुम्हारी माँ, उसे तो सब फिट चाहिए। ठीक है, मैं सुबह का काम करके जाऊंगी और दोपहर में जब तक सासू माँ के खाने का वक्त होगा वापस आ जाऊंगी। खैर, सारा मामला फिट हो जाता है। एक अच्छे से स्कूल में नीलम की नौकरी लग जाती है। अब हाय नीलम, ये तुम्हारी पहली जॉब है क्या? हाँ, आपको कैसे पता? वो क्या है ना, तुम हम जैसी नहीं हो। वैसे घबराओ मत, हम भी जब पहले पहले घर से बाहर नौकरी के लिए निकले थे ना, तो तुम्हारे जैसे ही थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जैसे तुम ना डरी डरी सी रहती हो। बच्चे जितना प्रिंसिपल से नहीं घबराते ना, तुम उससे ज्यादा घबराती सी दिखती हो। हाँ वो तो है। फिर क्या था, नीलम ने एक फंडा बनाया। वो एक ऐसी टीचर को अपना रोल मॉडल मानने लगी जो किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी, अपने सामान और चीजों का घमंड करती थी। अब नीलम, ये क्या है सासू माँ, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो आप खाना गर्म करके खा भी नहीं सकती, ये क्या बात हुई? सास जो कि उससे 4 हाथ आगे होती है। देख, 4 पैसे की कमाई का घमंड तो मेरे आगे मत दिखा बहू। जब स्कूल 1 बजे छूटता है तो तू रोज रोज बाजार के चक्कर क्यों लगाती है, ये बता। तो आपको इस बात का पेट में दुखता है? अब स्कूल में क्या वही साड़ियाँ पहनकर जाऊंगी जो आपने दी थी गंवारों वाली? बहू सास से लड़ रही होती है कि पति आ जाता है। नीलम, कैसे बात कर रही हो माँ से? बात करने का तरीका होता है, पढ़ी लिखी औरतें ऐसे बात नहीं करती।
लेकिन बेचारा पति ये क्या जाने कि बात करने के तौर तरीके पढ़ाई से नहीं बल्कि हमारे आसपास रह रहे लोगों से आते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। अब क्या था, अगले रोज स्कूल में नीलम अपनी घमंडी औरतों वाले ग्रुप में। यार मेरा पति भी ना सही नहीं है, एक नंबर का माँ का गुलाम है वो। अरे माँ को कुछ बोल दो तो ये नहीं देखेगा कि बुढ़िया क्या कर रही है, सीधे मुझे ही बोलना शुरू कर देता है। हाय रे, कैसी रहती है तू ऐसे पति के साथ? मैंने तो पति को मुट्ठी में रखा है, मुट्ठी में। मैंने भी। अरे यार ज़्यादा ढील दे दो ना तो ये पति सर पर चढ़ जाते हैं। मैं भी ज़्यादा बोलते हैं तो घर में ऐसा कलेश मचा देती हूँ कि पूछो मत। नीलम समझ जाती है कि उसे घर में कैसा व्यवहार करना है। अब आए रोज घर में कलेश होता। पति परेशान होकर अब घर लेट आना शुरू कर देता है। क्या हो गया है, आजकल कहाँ जा रहे हो? रोज रोज लेट आते हो, घर में दिल नहीं लगता है क्या? सास बेचारी, वो भी रोज रोज के झगड़े से तंग आ जाती है। वो तो अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। घर में ना कोई रौनक रह जाती है और ना ही कोई आता जाता है। फिर एक रोज, माँ जी मैं देर से घर आऊंगी, मेरे बचपन के स्कूल फ्रेंड्स आ रहे हैं। सास कुछ नहीं बोलती, रोक देती तो क्या बहू रुकने वाली थी। वो किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। काफी देर बाद बेटा घर आता है। नीलम कहाँ है माँ, दिखाई नहीं दे रही? माँ हाथ में खाने की थाली लेकर कहती है, ले खाना खा ले। वो घर में नहीं है, कह रही थी कि स्कूल के दोस्त आए हैं। पति सर पर हाथ रख लेता है। देख बेटा, मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, उस पढ़ाई को घमंड बना लेना गलत है। ये मान लेना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो घर में नहीं रहूँगी, कोई कुछ बोल नहीं सकता, बड़ों का सम्मान नहीं करूँगी, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की? आज घर की सारी रौनक खत्म हो गई है और बहू को घर में रहना ठीक नहीं लगता। तू भी देर से आता है, तू ही बता ये क्या हो रहा है घर में? तू सही कह रही है माँ, मैं नीलम से बात करूंगा। अगले दिन नीलम से उसका पति कहता है, देखो नीलम, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ मुझे भी करनी है तुमसे बात। वो क्या है ना, स्कूल की नौकरी से कमाई ज्यादा नहीं हो रही है, तो मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाने की सोची है। अरे पर इतना पैसा करना क्या है, मैं भी तो कमा रहा हूँ और घर में माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। इस उम्र में भी खुद ही खाना बना रही है वो। तो मैं क्या करूं? क्या घर का काम कराने के लिए शादी की थी? और की भी तो फिर पढ़ाया लिखाया क्यों? तुम ही तो कहते थे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अब इतनी पढ़ी लिखी कोई रसोई में थोड़ी ना जाती है। नीलम पति की बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। बेटा, अब जब दोनों पैसा कमा ही रहे हो तो एक नौकर रख लो। अब मुझसे काम नहीं होता, वैसे भी क्या किया जाए। रसोई साफ होने के बाद मैं अपनी 2 रोटी बना लिया करूँगी। तुम लोग तो नौकर के हाथ का भी खाना खा सकते हो। और घर में नौकर भी आ जाता है और बहू की ट्यूशन भी शुरू हो जाती है। बहू के हाथ में अब ढेर सारे पैसे होते हैं। एक दिन, नीलम, ये अलमारी में इतने सारे पैसे, ये कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? पढ़ाई की कमाई के पैसे हैं और क्या। अच्छा जी, इतने सारे पैसे, वो भी स्कूल और ट्यूशन से? तुम ना चुप ही रहा करो, जलन हो रही है ना कि बीवी तुमसे ज्यादा कमा रही है। हाँ बस फिर क्या था, बीवी की मनमानी चलती रहती है। लेकिन फिर एक दिन घर में पुलिस आ जाती है। पति दरवाजा खोलता है। जी आप यहाँ? नीलम जी यहीं रहती है क्या? कहाँ है वो? सामने बुलाइए उसे। हाँ हाँ, नीलम मेरी बीवी है, लेकिन हुआ क्या है? उन्होंने स्कूल से चोरी से पेपर निकाल कर बच्चों को बेचे हैं। उनका वीडियो भी है हमारे पास जो वायरल हो रहा है, आपने नहीं देखा? पति बीवी का वीडियो देखता है जिसमें वो ढेर सारे पैसे लेकर बच्चों को पेपर दे रही थी। नीलम को पुलिस ले जाती है। वो रोती रहती है। फिर कुछ दिनों बाद उसे जेल से छुट्टी मिलती है। वो घर आती है। देखो नीलम, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका है और अब सब तुम्हें लालची टीचर बुला रहे हैं। हमारे घर की भी बदनामी हुई है, तुम अपने मायके चली जाओ। तभी पति वहां आ जाता है। जी आप मुझे माफ कर दें, मेरी नौकरी भी चली गई है। जेल में रहने के कारण कोई नहीं पूछ रहा। मुझे इस तरह घर से मत निकालिए। पढ़ाई का बहुत घमंड था ना तुम्हें, अब क्या, ना नौकरी रही ना इज्जत।
अब क्या करोगी ऐसी डिग्री का? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए। चलो माफ किया, लेकिन तमीज से रहना। नीलम अंदर कमरे में चली जाती है।